Hello students, today our topic is the rise of the Chinese economy. This is our fourth video from third unit. तो बेसिकली आज हम ये देखेंगे कि चाइना किस तरीके से वर्ल्ड में न्यू सेंटर ऑफ पावर बन करके उभरा है। तो सबसे पहले हम चाइना की हिस्ट्री देख लेते हैं कि चाइना 1949 से पहले चाइना एक मोनार्की हुआ करता था। वहाँ पे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आती है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बेसिस पर, और इस रेवोल्यूशन को लीड करने वाले जो लीडर थे उनका नाम था माओ जेडंग। माओ जेडंग की जो यहाँ पे पिक्चर है आप देख सकते हैं। तो माओ जेडंग की लीडरशिप में वहाँ पे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होती है, जिसके बाद चाइना 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन जाता है, और इसको रिकॉग्नाइज करने वाला भी सबसे पहले इंडिया ही था। और यहाँ पर बस एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइना के अंदर, जो पूरी कंट्री को चलाती है। तो ये थी चाइना किस तरीके से 1949 में इस्टेब्लिश होता है। उसके बाद जब हम चाइना की हिस्ट्री को समझें आफ्टर इंडिपेंडेंस और आफ्टर रेवोल्यूशन, तो हम ये देखते हैं कि चाइना 1949 से और 1970s तक, बेसिकली 1970s तक एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी को चलाता है, जो सोवियत सिस्टम में काम किया करती थी। जैसे सोवियत यूनियन का सिस्टम था इकोनॉमिक, लगभग वैसा ही चाइना 1949 से और 1970s तक, यानी कि जो 1970s का डिकेड है, तब तक एक सोशलिस्ट इकोनॉमी को परस्यू करती थी। और उसके बाद 1970s से में चाइना ने कुछ चेंजेस लाने शुरू किए अपनी इकोनॉमी के अंदर, और फिर वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमियों में गिने जाने लगी और एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ चाइना बढ़ने लगा। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट पार्ट है उसकी इकोनॉमिक हिस्ट्री का, हम उस पर बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम 1970s में जो चेंजेस हुए और उसके बाद चाइना का नेचर ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स कैसे चेंज हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम चाइना की फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, जो 1949 से 1970s तक था। तो इसमें हम देखते हैं immediately after independence in 1949 the People's Republic of China क्या अडॉप्ट करता है? adopted the Soviet model of economy। पहला क्लियर सबको, under the leadership of Mao। The model was to create a state owned heavy industries। हमने पढ़ा था कि सोवियत मॉडल में क्या था, प्राइवेट इंडस्ट्रीज नहीं होती थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी, हर चीज़ स्टेट के अंदर हुआ करती थी। स्टेट यानी कि जो गवर्नमेंट है उसके पास सारी पावर्स हुआ करती थी। तो ऐसे ही चाइना में था, उन्होंने स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज बनाई थी, और एग्रीकल्चर भी स्टेट के पास था। उसके बाद चाइना का जो सिस्टम था उसमें एम्प्लॉयमेंट और सोशल वेलफेयर अश्योर किया गया था हर सिटीजन के लिए, ठीक है। एंड चाइना मूव्ड अहेड ऑफ मूविंग डेवलपिंग कंट्रीज इन द एजुकेटिंग इट्स सिटीजन्स एंड इंश्योरिंग बेटर हेल्थ फॉर देम। तो जो सोशलिस्ट सिस्टम होता है उसमें एम्प्लॉयमेंट सबको मिलती है, जैसे कि चाइना में ये था, एश्योर किया जाता था कि हर सिटीज़न को एम्प्लॉयमेंट मिली जाए और उनका सोशल वेलफेयर किया जाए। उसके साथ साथ ये भी तय किया उन्होंने, जो और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं था, कि वो अपने सिटीजन्स को एजुकेशन दे रहे थे और बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे थे। उसके बाद चाइना की जो इकोनॉमी थी वो एक रिस्पेक्टेबल रेट पे चल रही थी, जिसे आप बोल सकते हो 5 से 6%, बट वहाँ की जो एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन थी वो 2 से 3% थी। तो इससे हो क्या रहा था, जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो इनसफिशिएंट थी पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। पॉपुलेशन मीन्स दैट इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज इनसफिशिएंट टू मीट द नीड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। जितनी तेजी से पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी, उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी तेज नहीं थी। तो ये कंडीशन चल रही थी। उसके बाद एक और कंडीशन आती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो थे वो नॉट सफिशिएंट थे इंडस्ट्री के लिए सरप्लस जनरेट करने के लिए, यानी कि जो खेती थी वो बहुत लिमिटेड थी, अगर वो ज़्यादा होती तो इंडस्ट्रीज़ के काम आ सकती थी। तो ये सिचुएशन भी नहीं थी चाइना के अंदर उस समय पे। और 1970s में चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन।
अब उससे पहले क्या था, 1970 से पहले चाइना ना तो किसी से पॉलिटिकल रिलेशन बनाता था ज़्यादा, और ना चाइना दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करता था। चाइना डोमेस्टिकली अपने घरेलू ही उसमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन करता था और डोमेस्टिकली ही कंजम्पशन कर लेता था, मतलब अपने देश में ही प्रोडक्शन करता था, चीज़ें बनाता था और खुद ही कंज्यूम कर लेता था। पर 1970s के बाद चाइना ने अपना ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल आइसोलेशन, दूर रहने की जो नीति है, उसे ख़त्म किया और उसके बाद उसने सबसे पहले 1972 में यूएस के साथ रिलेशन बनाए। तो चाइना एस्टेब्लिश रिलेशंस विद द यूएस इन 1972। इससे उसने अपना पॉलिटिकल आइसोलेशन ख़त्म करा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है 1973 में। 1973 में उनके एक बड़े मशहूर लीडर थे प्रीमियर जाओ एनलाई, प्रपोज्ड फॉर मॉडर्नाइजेशन। उन्होंने 4 तरीके की मॉडर्नाइजेशन की बात की 1973 में। और वो मॉडर्नाइजेशन क्या थी? पहली एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन हो, इंडस्ट्रीज में मॉडर्नाइजेशन हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मॉडर्नाइजेशन है, और मिलिट्री में मॉडर्नाइजेशन हो। तो इन 4 चीज़ों में मॉडर्नाइजेशन की बात की प्रीमियर जाओ एनलाई ने 1973 में। नेक्स्ट 1978 में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है चाइना की हिस्ट्री में, उसकी इकोनॉमिक हिस्ट्री अगर समझे तो उसने 1978 में ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट किया। उस टाइम पे इनके लीडर थे देंग जियाओपिंग। ठीक है, देंग जियाओपिंग ने अनाउंस किया द ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी के तहत क्या था कि दूसरी कंट्रीज से कंपनियां आकर के कैपिटल और टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेगी, चाइना के अंदर इन्वेस्ट करेगी, और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ होगी, हायर प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, तो द पॉलिसी was to generate higher productivity by investments of capital and technology from abroad. So आपको क्वेश्चन डायरेक्ट ओपन डोर पॉलिसी पे भी आ सकता है, और आप पे क्वेश्चन डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप चाइना ने कौन कौन से कदम उठाए जिसकी वजह से चाइनीज इकोनॉमी एक लिबरल इकोनॉमी बनती गई। तो एक बड़ा क्वेश्चन भी इस पे आ सकता है, और ओपन डोर पॉलिसी पर चाइना की एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसका आंसर आप सीधा ये लिख देंगे। तीसरी चीज चाइना ने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। प्राइवेटाइजेशन कैसे किया उसने? चाइना फॉलोड इट्स ओन पाथ इन इंट्रोड्यूसिंग अ मार्केट इकोनॉमी। द चाइनीज डिड नॉट गेट शॉक थेरेपी। उन्होंने शॉक थेरेपी जो कि सोवियत यूनियन में हुई थी, और एकदम एक झटके से वहाँ की जो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गई थी, चाइना ने वैसे नहीं किया। चाइना ने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी को चेंज किया। चाइना ओपनड देयर इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप। तो क्या करता है चाइना? चाइना ने क्या किया, द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982। अपनी एग्रीकल्चर को उसने प्राइवेट कर दिया 1982 में, और फॉलोड बाय द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन 1998। एंड 1998 तक आते आते उसने अपनी सारी इंडस्ट्रीज को भी प्राइवेटाइज कर दिया। तो ये प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस चाइना को बहुत फेवर किया, और वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर का काम होने लगा। उसके बाद चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं SEZ। इसमें क्या होता है, जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं वो सबसे कम हो जाते हैं। तो क्या होता है कि अगर आपकी कंट्री में किसी को आके इन्वेस्ट करना है तो वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आकर इन्वेस्ट करता है। जैसे हमारी कंट्री में नोएडा है, गुड़गांव है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है। तो वहाँ पे ट्रेड बैरियर्स कम होते हैं। तो ट्रेड बैरियर्स वर एलिमिनेटेड ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स कुड सेट अप एंटरप्राइजेस। जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर आकर के अपनी कंपनियों को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इन चाइना द स्टेट एंड द कंटिन्यू टू स्टेट प्लेड एंड कंटिन्यू टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेटिंग अप अ मार्केट इकोनॉमी। हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझने के लिए कि हर जगह स्टेट जो होता है ना, वो मार्केट इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए डायरेक्ट रोल नहीं निभाता है। मार्केट अपने हिसाब से काम करती है। पर चाइना ने क्या किया, उसने एक कंटिन्यू वो एक रोल प्ले करता रहा अपने यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी को सेट करने के लिए। यहाँ तक कि चाइना पैसे भी देता है, इन्वेस्टमेंट भी करता है कंपनियों के अंदर अपनी मार्केट इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि 1970s के बाद ये कैसे
हमने समझ लिया कि 1970s में किस तरीके से चेंजेस हुए और उसके बाद चाइना ने किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को एक चेंज कर लिया और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बना लिया। तो चाइना की जो पहले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, वो धीरे धीरे पलट करके अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन गई, जो मार्केट इकोनॉमी होती है, फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब हम देखते हैं कार्टून, जो कि हमारी बुक में दिया हुआ है और अक्सर ये एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, इसमें साइकिल सिंबल है, साइकिल का जो फर्स्ट टायर है और सेकंड टायर है। साइकिल सिंबल इसलिए बनाई गई है क्योंकि साइकिल जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट यूजर्स ऑफ बाइसिकल चाइना में मिलते हैं। ठीक है, दूसरा इसके अंदर जो फर्स्ट टायर है उसके अंदर हैमर और सिकल है। हैमर और सिकल का क्या मतलब होता है? हैमर और सिकल का मतलब है कम्युनिस्ट रूल। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के जो लोग होते हैं वो मजदूरों और किसानों की बात करते हैं। तो हैमर और जो सिकल है ये उन दोनों का सिंबल है, उनके औजार हैं, टूल्स हैं। तो पहला कम्युनिस्ट रूल की बात करता है फर्स्ट टायर। सेकंड टायर सिंबलाइज कैपिटलिज्म, जो कि डॉलर को दिखाता है। ठीक है, तो चाइना इससे दोनों को चला रहा है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि चाइना की डुअलिटी है कि चाइना किस तरीके से एक तरफ सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चला रहा है। ये चाइना की डुअलिटी है। वो एक तरफ ये कहता है हमारे पास तो हम तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चाइना को रूल करती है, गवर्न करती है, पर एक तरफ वो पूरी तरीके से फ्री मार्केट इकोनॉमी चलाता है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे दिस कार्टून शोज द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट चाइना। जो कम्युनिस्ट चाइना था उसका किस तरीके से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पहला ये, फॉर एग्जांपल बिफोर एंड आफ्टर 1978 चाइना इनिशियली रिस्ट्रिक्टेड फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, बट नाउ इट हैज इंडल्ज्ड इनटू इट। चाइना इज लार्जर यूजर ऑफ बाइसिकल। द फर्स्ट व्हील शोज हैमर एंड सिकल, जैसे कि मैंने आपको बताया, which Mao adopted, and the second wheel signifies the capital symbol of dollar adopted by Hu Jiantao। ठीक है, तो now both socialism and capitalism exist in China। so I hope आपको ये सिंबल ढंग से समझ में आया होगा। उसके बाद हम दूसरा कार्टून समझते हैं। दूसरे कार्टून में भी यही दिखाया हुआ है। फर्स्ट आप अगर ध्यान से देखें तो पहले आप इसे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है माओज लिटिल रेड बुक। माओ जेडुंग, जो मैम ने बताया था जब चाइना में रेवोल्यूशन हुई थी उसके लीडर थे, उनकी लीडरशिप में। तो माओ के टाइम पर ये रेड बुक सिंबलाइज करती है कम्युनिस्ट पार्टी को। ठीक है, कम्युनिस्ट आइडियाज को ये रेड बुक सिंबलाइज करती है। माओज लिटिल रेड बुक कम्युनिस्ट आइडियाज को रिप्रेजेंट करती है। तो जब देन एंड नाउ का जब सवाल उठता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ लिखा है देन, यहाँ लिखा है नाउ। तो देन में दिखा रखा है कि माओ के हाथ में एक लिटिल रेड बुक है, यानी कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को चाइना फॉलो कर रहा है। पर बाद में क्या होता है, हु जिनताओ जो आते हैं, हुज कैपिटलिस्ट रेड पावर टाई। अब यहाँ पे टाई दिख रही है, टाई रिप्रेजेंट करती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। हुज इनके नए लीडर थे जो अभी हमने पढ़े थे, हु जिनताओ। ठीक है, तो यहाँ पर यह दिखा रहा है कि किस तरीके से पहले देन चाइना जो था वो पहले कम्युनिस्ट रूल को फॉलो कर रहा था, और उसके बाद चाइना 1978 के बाद जब उनकी ओपन डोर पॉलिसी आ गई तो चाइना ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो ये चाइना की डुअलिटी दिखती है इसमें। ठीक है, चाइना देन एंड नाउ इस कार्टून को बोला जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उसका क्या आउटकम निकल करके आता है, उससे चाइना में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या एस्पेक्ट्स निकल करके आते हैं। तो जो चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उसमें पॉजिटिव आउटकम्स ये थे कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू अ रिमार्केबल राइज इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड रूरल इनकम। चाइना में रूरल इनकम अच्छी खासी बढ़ गई और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा। ये इसका पॉजिटिव काम था। दूसरा पॉजिटिव काम था हाई पर्सनल सेविंग इन रूरल इकोनॉमी लीड टू एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन रूरल इंडस्ट्री। बहुत बेहतरीन तरीके से रूरल इंडस्ट्री में ग्रोथ होनी शुरू हो गई थी ये चाइना के अंदर, जब उन्होंने ये ओपन डोर पॉलिसी और जो लिबरलाइजेशन का प्रोसेस अपनी कंट्री में शुरू किया। उसके बाद चाइनीज इकोनॉमी इंक्लूडिंग बोथ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ग्रो एट एज फास्टर रेट। दोनों बहुत तेज़ी से
बहुत फास्ट रेट पे डेवलप होने लगे। तो अगर आप समझें इसे तो बेसिकली कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपकी याद में होने चाहिए, जिसे आप आंसर में लिख सकते हो। जैसे कि अगर हम पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें इकोनॉमिक चेंजेस की जो चाइना में आए उसमें, तो हम देख सकते हैं कि भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो गया, रूरल इनकम बेहतर हो गई, और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बहुत आगे तेजी से बढ़ती गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है द न्यू ट्रेडिंग लॉज एंड क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZs, जिसके बारे में हमने बात की थी, लेड टू अ फेनोमेनल राइज इन द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड बहुत तेजी से चाइना में बढ़ा बिकॉज ऑफ SEZ एंड ट्रेडिंग लॉज। उसके बाद चाइना हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये चीज़ आज भी उतनी ही सत्य है जितनी 10 साल पहले थी कि चाइना पूरी दुनिया के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, जहाँ पे कंपनियां, मोस्ट फेवर्ड कंट्री है जहाँ पे कंपनियां जाकर इस्टेब्लिश होना चाहती है, क्योंकि चाइना के पास रॉ मटेरियल भी है, स्किल्ड लेबर भी है, और सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एक कंपनी को चाहिए होती हैं प्रोडक्शन करने के लिए। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें चाइना नंबर 1 पे है। ठीक है, अब हम कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर लेते हैं चाइना के, जो वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद हमने देखने को मिलती है। तो सबसे बड़ा एक रीज़न आता है अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ राइजन इन चाइना विद नियरली विद द 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब। तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को चेंज किया है उसके बाद वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ी है और लगभग 100 मिलियन पीपल वहाँ जॉब ढूंढ रहे हैं। ठीक है, फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क आर एज बैड एज यूरोप इन 18th and 19th सेंचुरी। 18 और 19th सेंचुरी में जो यूरोप था वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी, तो वहाँ पे जो मजदूर थे, वर्कर्स थे, उनके बहुत बुरे हाल थे, और ऐसे ही बुरे हाल चाइना में हमें देखने को मिलते हैं फीमेल्स एम्प्लॉयमेंट्स के और अदर लेबर्स की कंडीशंस। और तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। आपने कई बार देखा होगा कि दुनिया में चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे इंडिया में होता है। तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन उनका एक बहुत बड़ा इशू रहा है उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का। करप्शन हैव इंक्रीज्ड बिसाइड अ राइज इन इनइक्वालिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन रेजिडेंट्स। ठीक है, तो चाइना में एक बड़ी समस्या ये भी आई है कि जो रूरल और अर्बन जो लोग हैं उन दोनों में बड़ी इनइक्वालिटी है। वहाँ के शहर बहुत चमचमाते हुए आपको नज़र आते हैं, और अगर वहाँ पे आप गांव देखोगे तो वहाँ पे भी बेसिक चीज़ों की भी कमी है। तो ये कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्रॉपरली, और प्लीज़ अपनी अटेंडेंस लगाना ना भूलें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच।